हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशंस डायरेक्शंस 2025। तो 24 मार्च 2025 को इशूड ये मास्टर डायरेक्शन है और ये 2025 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शन है। किसी भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टॉपिक होता है ये वैसे भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस मास्टर डायरेक्शन को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी प्रोविजंस है उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तो हम चीज़ों को देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के आपका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे डेवलप होगा। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया शुरू से लेकर के अंत तक, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो पहले जो भी आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के कंफ्यूजन होगा वो सब आज क्लियर हो जाने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये जो मास्टर डायरेक्शन है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अगर 1.5 आवर से ज्यादा लेक्चर का लेंथ होगा तो इसको मैं 2 पार्ट्स में तुरंत अपलोड कर दूंगी, एक साथ ही इसको मैं अपलोड कर दूंगी 2 पार्ट्स में, ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देख सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये जो आपका पीएसएल है ये होता क्या है। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए रिक्वायर करता है, मैंडेट करता है कि बैंक को इंश्योर करना है कि बैंक का जो टोटल लोन्स है, बैंक इस बात को इंश्योर करे कि उसका कुछ परसेंटेज इसने जो इम्पोर्टेंट और जो अंडर सर्व्ड सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का उसके अंदर लोन के तौर पे दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, ओके, और इसका जो टोटल लोन है ना, सपोज वो 1000 करोड़ का है और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पीएसएल टारगेट सेट किया है, मान लीजिए कि वो 40% का है, तो यहाँ पे बैंक को इंश्योर करना होता है ना कि इसका कम से कम 40% विच इज 400 करोड़, यहाँ पे बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि बैंक ने कम से कम 400 करोड़ जो इम्पोर्टेंट और जो अंडर सर्व्ड सेक्टर है हमारा इकोनॉमी का, जैसे कि हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इन सब के अंदर लेंड किया हुआ है। ओके, तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ना देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो मास्टर डायरेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को कंबाइन करके दिखाया गया है। तो पूरा कंप्लीट मास्टर डायरेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21 और सेक्शन 35A और सेक्शन 56 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके ये जो मास्टर डायरेक्शन है इसको इशू किया गया है। ओके, नाउ देखिए इस मास्टर डायरेक्शन का जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, वो क्या है, प्रीलिमिनरी। तो इसमें क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंसमेंट है, जो भी डायरेक्शंस को अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कब से लागू होगा। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। और यहाँ पे ये जो मास्टर डायरेक्शन है ना, 2025 वाला जो मास्टर डायरेक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशंस डायरेक्शंस 2022 को रिप्लेस कर दे 2020 को रिप्लेस कर देगा। मतलब 2025 का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के मास्टर डायरेक्शन है, इसने यहाँ पे 2020 का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के जो मास्टर डायरेक्शन था उसको यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये जो 2025 वाला मास्टर डायरेक्शन है वो इफेक्टिव रहेगा। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज को अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है कि 2020 वाला जो मास्टर डायरेक्शन है तो इसके तहत जितना सारा भी लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर
लोन के तौर पे कैटेगराइज होने के लिए एलिजिबल है ना, तो वो एलिजिबल ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जब तक वो लोन मैच्योर नहीं हो जाता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे कैटेगराइज होने के लिए एलिजिबल ही रहेगा। ओके, कमेंसमेंट समझ में आ गया। तो जो भी डायरेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस भी लाया गया है, तो हम सिर्फ चेंजेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी न्यू मास्टर डायरेक्शन लाया गया है उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाए गया है, तो सिर्फ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम कंप्लीट मास्टर डायरेक्शन को देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो इस डायरेक्शन का जो भी प्रोविजंस है वो जितना भी कमर्शियल बैंक्स है, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक। तो वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के द्वारा सेटअप किया जाता है, तो उसके ऊपर ये जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होगा। ओके, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो डायरेक्शंस को इशू किया है उसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस डायरेक्शंस को इशू किया गया है, वेदर 2020 वाला मास्टर डायरेक्शन या फिर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इस बात को इंश्योर करना कि बैंक्स इनफ जो क्रेडिट होता है वो प्रोवाइड करे इकोनॉमी के ऐसे सेक्टर के अंदर जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस बात को इंश्योर करना इसका उद्देश्य है। बहुत बार क्या होता है ना, इसके अंदर देखिए अलग अलग कैटेगरीज है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, हाउसिंग है, एजुकेशन है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि इन सब सेगमेंट के अंदर ना जो बोरोवर्स होते हैं वो क्रेडिट वर्दी होते हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं कि अगर वो बैंक से लोन लेंगे उसको चुका पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लोन नहीं मिलता है बैंक से। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा मास्टर डायरेक्शंस है, ये जो पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का आइडिया है, इसको लाया गया है। ओके, ना देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है अलाइड एक्टिविटीज। तो अलाइड एक्टिविटीज का क्या मतलब है, ऐसा एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, डेयरी, फिशरीज यानी कि मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पोल्ट्री हो गया आपका, मुर्गी पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर जो सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट किया जाता है सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कि हम रेशम कीट पालन भी बोलते हैं, और सिमिलर एक्टिविटीज। तो ये अलाइड एक्टिविटीज का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। तो इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी अगर किसी भी प्रोविजन में अलाइड एक्टिविटीज लिखा हुआ है, मेंशन है, तो इसका मतलब क्या है, डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरीकल्चर एंड सिमिलर एक्टिविटीज। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स का है, एनसीएफ का है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल फार्मर्स इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आगे चल करके हम देखेंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का क्या डेफिनेशन है, अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। तो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल फार्मर्स इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसको कि ऐसे फार्मर्स के द्वारा रन किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स का, वो। ओके, तो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर कैसे कैसे फार्मर्स आते हैं, तो इंडिविजुअल फार्मर्स इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। जो इंडिविजुअल फार्मर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होता है, ये। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरा डेफिनेशन है वो है ऑन लेंडिंग का। तो ऑन लेंडिंग का क्या मतलब होता है, देखिए ऑन लेंडिंग के तहत क्या होता है ना,
ऑन लेंडिंग के तहत जो बैंक्स है, बैंक्स इंटरमीडियरीज को जो लोन्स है वो प्रोवाइड करता है ऑन वर्ड लेंडिंग के लिए। एग्जैक्टली क्या होता है, बैंक्स जो एनबीएफसीज रहता है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहता है, उसको पहले क्रेडिट प्रोवाइड करता है और फिर वो एनबीएफसी, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फर्दर लोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे वैसा लोन जिसको कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए दिया गया है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए या फिर कुछ बिल्ड करने के लिए दिया गया है और वो पैसा उसी में इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पे पीएसएल के तहत क्लासिफिकेशन के लिए वैसा लोन एलिजिबल होगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये 3 डेफिनेशन था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के तहत प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो कैटेगरीज है, जो टारगेट्स है, उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि इन जनरल तो हमने देख लिया कि बैंकों को ये इंश्योर करना होता है कि बैंक की टोटल लोन का कुछ परसेंटेज बैंक को जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसके अंदर देना है, जैसे कि हाउसिंग, एजुकेशन। तो एग्जैक्टली कौन कौन सा कैटेगरीज है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है और यहाँ पे टारगेट्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो कैटेगरीज है उसको देखें तो टोटल 8 कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तीसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट, चौथा है एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ओके, तो ये यहाँ पे 8 कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। क्या क्या है? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो यहाँ पे बैंक्स को इंश्योर करना पड़ता है कि उसका जो टोटल लोन है उसका कुछ परसेंटेज उसने इन सब सेक्टर के अंदर एलोकेट किया हुआ है। ओके, लोन के तौर पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज के तहत कौन कौन सा लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे क्लासिफाई होने के लिए एलिजिबल है उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है, उसको भी हम बाद में देखेंगे। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे इन जनरल तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक को क्या बोला जाता है कि उसका जो टोटल लोन है उसका कुछ परसेंटेज वो इंश्योर करे कि इन सब सेक्टर के अंदर उसने दिया हुआ है लोन के तौर पे। लेकिन एग्जैक्टली देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे बैंक का जो ANBC होता है और जो CEOBSE होता है, तो इस दोनों में से जो भी बड़ा होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हायर है, तो यहाँ पे बैंक को इसका कुछ परसेंटेज इंश्योर करना पड़ता है कि उसने प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लेंड किया हुआ है। ओके ना, यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो CEOBSE तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे जो ANBC है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं क्योंकि इसके आधार पे ही जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी आसान शब्दों में समझाने का, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है। देखिए जहाँ पे भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है ना, तो आप चाहे तो एक बार उसको रिपीट करके सुन सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये क्या है? ANBC का फुल फॉर्म है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, तो सबसे पहले तो जो बैंक क्रेडिट इन इंडिया होता है, भारत के अंदर बैंक ने जो भी लोन्स दिया होता है, एडवांसेस दिया होता है, उसको यहाँ पे लिया जाता है उस अमाउंट को। उसके बाद फिर इसमें से जो भी बिल्स का रीडिस्काउंटिंग किया जाता है RBI के साथ या फिर जो भी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसको इसमें से घटाया जाता है और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेट बैंक क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब दो कंपनीज के बीच में उधार पे सामान को लिया जाता है। मान लीजिए ना कि कोई कंपनी है और उसने मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसके आधार पे उसको आज से 3 महीने के बाद पैसा मिलना है। ओके, तो अब वो 3 महीने तक वेट नहीं कर सकता है, तो वो किसी बैंक के पास जाता है और बैंक को
वो जो उसके पास रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो दे देता है और उससे पैसा ले लेता है। बैंक थोड़ा सा डिस्काउंट लेकर के तुरंत उसको पैसा दे देता है। अब बैंक के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है और बैंक का ये अब जिम्मेदारी आ जाता है कि बैंक को 3 महीने के बाद जो फाइनल कस्टमर है उससे पैसा रिसीव करना है। ओके, अब मान लीजिए ना बैंक के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, राइट। अब मान लीजिए ना कि जो बैंक है उसको भी 3 मंथ्स पहले ही पैसे का काम पड़ गया, तो यहाँ पे बैंक क्या करता है ना, बैंक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है वो वापस से सेल कर देता है, फिर किसी दूसरे अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है वो वापस से सेल कर देता है। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली होता है क्या, ये एक प्रॉमिस होता है कि पैसा बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तो क्योंकि यहाँ पे बैंक ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो बिल था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल कर दिया, फिर दूसरा अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल कर दिया, तो इसको लेकर के जो भी रिस्क होता है वो तो बैंक अब कैरी नहीं कर रहा है। बैंक इसको लेकर के जो भी लोन था वो तो उसको कैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो टोटल बैंक क्रेडिट इन इंडिया है, भारत के अंदर उसने जो भी लोन्स एडवांसेस दिया हुआ है उसमें से ये जो भी बिल्स का रेट डिस्काउंटिंग वो करता है आरबीआई के साथ या फिर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसमें से इसको घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन है इसको अब बैंक कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाता है, नेट बैंक क्रेडिट आ जाता है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये अगर निकाल लिया जाता है, इसके बाद इसमें ये जो नेट बैंक क्रेडिट है इसमें कुछ चीजों को प्लस किया जाता है, कुछ चीजों को माइनस किया जाता है और फिर हमारा फाइनल आता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ओके, देखिए यहाँ पे किस किस चीज को प्लस किया जाता है, किस किस चीज को माइनस किया जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट दिया जाता है कि आपको इंश्योर करना है कि आपने टोटल लोन का इतना परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लोन के तौर पे दिया हुआ है। ओके, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि बैंक अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जितने अमाउंट से भी उसका टारगेट पीछे छूटता है ना, यहाँ पे वो अमाउंट उसको RIDF विच इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उसमें डिपॉजिट करना होता है, या फिर किसी भी दूसरे एलिजिबल फंड, नाबार्ड का, NHB का, सिडबी या फिर मुद्रा का जो भी फंड है उसके अंदर उसको डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट को जो नेट बैंक क्रेडिट रहता है उसमें प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक्स जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो इस अमाउंट को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉरी यहाँ पे इस अमाउंट को माइनस किया जाता है। इसके बाद देखिए जो भी इंक्रीमेंटल FCNR NRE डिपॉजिट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है, इंक्रीमेंटल, तो 2013-14 के दौरान ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल विंडो ओपन किया था, तो उसके तहत जो भी बैंक्स ने इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा जो ये FCNR NRE डिपॉजिट है, फॉरेन डिपॉजिट है, वो एक्सेप्ट किया था। तो इसका इस्तेमाल करके ना बैंक ने भारत के अंदर जो भी लोन्स दिया है तो उसको यहाँ पे माइनस किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किया जाता है, देखिए उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स क्या होता है। तो सरकार इसको इशू करता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है ना उसका जो फाइनेंशियल हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें होता है क्या है कि सरकार ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करता है, फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है वो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर सा बात है मतलब इसको परचेज करता है, तो सरकार के पास पैसा आता है और फिर उसी पैसा का इस्तेमाल करके सरकार उस पब्लिक सेक्टर बैंक का जो भी शेयर्स रहता है उसको बाय कर लेता है। तो इस तरीके से उस पब्लिक सेक्टर बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किया जाता है और उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे उसको भी क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ओके, इसके बाद जो भी दूसरा इन्वेस्टमेंट है बैंक का जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल है उसको यहाँ पे प्लस किया जाता है। इसके बाद, और ये सब हम किस में कर रहे हैं, नेट बैंक क्रेडिट में कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी, लास्ट में मैं आपको समराइज करके बता दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नॉन SLR कैटेगरीज के अंदर बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह हो गया, तो उसमें बैंक का जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उसको भी यहाँ पे प्लस किया जाता है। ओके,
तो इस तरीके से ना यहाँ पे आप जो भी बैंक्स है अदर देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके लिए आप यहाँ पे जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो ये तो सिंपल है, नेट बैंक क्रेडिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए नेट बैंक क्रेडिट में ना यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये वाला जो है, जो शॉर्टफॉल होता है तो उसके वजह से जो बैंक को आरआईडीएफ के अंदर पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है या फिर किसी भी दूसरे एलिजिबल फंड के अंदर पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इसको यहाँ पे प्लस किया जाता है जब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं तभी भी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो इंक्रीमेंटल FCNR NRE डिपॉजिट के अगेंस्ट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो भी लोन भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको यहाँ पे माइनस किया जाता है। ओके, इसको यहाँ पे माइनस किया जाता है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया, ये हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए 30 अगस्त 2007 के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो भी नॉन परमिटेड नॉन SLR बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसको यहाँ पे प्लस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना उसके लिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है। एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ये सब, एक बार इसको हम फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक्स के लिए, अदर देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो हम नेट बैंक क्रेडिट निकालते हैं, तो वो तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। नेट बैंक क्रेडिट हो गया, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट बैंक क्रेडिट। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी डिपॉजिट होता है बैंक का RIDF वगैरह में, ओके, उसको हम ऐड करते हैं इसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर कुछ कुछ एग्जेम्पशंस रहता है, राइट। ये सब जो हमने देखा था यहाँ पे, ये सबको घटाया जाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको यहाँ पे घटाया जाता है, ओके। इसके बाद क्या किया जाता है, जो नॉन SLR के अंदर इन्वेस्टमेंट रहता है उसको यहाँ पे हम प्लस करते हैं, ओके। डिबेंचर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा जो नॉर्मल बैंक्स होता है उसके लिए हम कुछ इस तरीके से एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो सेम नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद अगेन जो डिपॉजिट रहता है, डिपॉजिट इन RIDF और ओके। इसके बाद यहाँ पे जो फॉरेन डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो इंक्रीमेंटल फॉरेन डिपॉजिट था उसके अगेंस्ट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो भी लोन दिया होता है भारत के अंदर उसको यहाँ पे घटाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोन्स, सॉरी, लोन्स अगेंस्ट क्या था, FCNR NRE डिपॉजिट, ओके। ठीक है, उसको यहाँ पे हम घटाते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है नॉन SLR बॉन्ड्स के अंदर
और कैसा इन्वेस्टमेंट, तो देखिए 30 अगस्त 2007 के बाद जो भी परमिटेड नॉन एसआरआर बॉन्ड्स के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट रहता है हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी के अंदर, उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और इस तरीके से हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो ANBC है उसको निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक आइडिया आ गया होगा आपको। तो बैंक्स का ये जो ANBC होता है ना, ANBC या CEOBSE, इस दोनों में से जो भी बड़ा होता है तो उसके आधार पे बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो सेट होता है। ठीक है, तो ANBC का कैलकुलेशन आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये CEOBSE, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। देखिए ये होता क्या है ना, तो जब हम बात करते हैं बैंक के एक्सपोजर के बारे में तो दो तरह का होता है, एक तो होता है ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर और एक होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर में क्या होता है ना कि जो भी आपका बैंक का एक्सपोजर रहता है उसको बैंक अपने बैलेंस शीट में एसेट के साइड में शो करता है, राइट। और बैंक का ऑफ बैलेंस शीट जो एक्सपोजर रहता है ना, बैंक उसको अपने बैलेंस शीट में एसेट के साइड में शो नहीं करता है। जैसे कि आपका बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, तो ये सब क्योंकि एक्चुअल लोन्स नहीं होता है, इसमें लायबिलिटीज इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी में क्या है, अगर डिफॉल्ट होगा तभी बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज जो है बैंक का वो अराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ना, ये क्या है, तो ये सिंपली क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट है। ये जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ये क्या है, ये क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट है। इसको निकाला जाता है एस्टिमेट करने के लिए कि बैंक कितना रिस्क कैरी कर रहा है, जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उसको लेकर के बैंक कितना रिस्क कैरी कर रहा है, जस्ट लाइक एक्चुअल लोन्स। ओके, तो सिंपली ये क्या है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम का अमाउंट है जिसको कि लोन इक्विवेलेंट क्रेडिट रिस्क में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक आइडिया आ गया कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है सिंपली कि जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बैंकों को यहाँ पे बोला गया है कि ये 2019 का जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है उसको रेफर करे, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला गया है कि 2023 का जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको वो रेफर करे। ठीक है, आई होप ANBC और CEOBSE दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो बैंक को इन्हीं दोनों के आधार पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट होता है वो निकालना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो भी टारगेट दिया गया है, सब टारगेट दिया गया है उसके बारे में। देखिए, एक तो होता है पूरा ओवरऑल टारगेट कि बैंक को इंश्योर करना है कि उसका ANBC या CEOBSE दोनों में से जो भी बड़ा है उसका इतना परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। ओके, और फिर उसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए कुछ टारगेट होता है, MSME के लिए कुछ टारगेट होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो भी टारगेट है, सब टारगेट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो भी टारगेट होता है, सब टारगेट होता है, उसको ANBC या CEOBSE उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देखिए, तो यहाँ पे जो भी टारगेट है ना, सब टारगेट है ना, उसको अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है और फॉरेन बैंक्स जिसका कि भारत के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है तो उसके लिए अलग टारगेट है। फॉरेन बैंक्स जिसका 20 से कम ब्रांचेस है भारत के अंदर उसके लिए अलग टारगेट है। RRBs के लिए अलग टारगेट है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग टारगेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है उसको हम देखते हैं। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है तो उसके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है 40% का, 40% ऑफ ANBC और CEOBSE विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे कोई डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है
और उसका मान लीजिए कि एएनबीसी है 1000 करोड़ का और सीईओबीएसई है 900 करोड़ का। तो एएनबीसी यहाँ पे बड़ा हो गया। ओके, तो यहाँ पे एएनबीसी मान लीजिए इसका है 1000 करोड़ का, राइट। तो यहाँ पे इसको इंश्योर करना है कि इसका जो 40% है, मतलब कि 400 करोड़ है, यहाँ पे इसको इंश्योर करना है कि कम से कम 40 करोड़ इसने जो टोटल कम से कम 400 करोड़ इसने जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसके अंदर लेंड किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से कम ब्रांचेस है, तो उसके लिए भी जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 40% का है, 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीएसई विच एवर इज हायर। लेकिन यहाँ पे इस 40% में से अप टू 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 8% दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई फॉरेन बैंक है, ओके, और इसका मान लीजिए एएनबीसी बड़ा है और एएनबीसी मान लीजिए ना कि 1000 करोड़ का है। ओके, तो इसको क्या इंश्योर करना है कि अगर इसका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 1000 करोड़ का है तो यहाँ पे इसका कम से कम 400 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए, राइट। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें से 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 8% प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो 32% क्या बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है, राइट। तो 32% इसका कितना हो गया, 1000 करोड़ का 32% अगर आप निकालेंगे 32% ऑफ एएनबीसी तो कितना हो गया, 320 करोड़ हो गया, राइट। और अगर आप इसका 8% निकालेंगे, 8% ऑफ एएनबीसी तो कितना हो गया, 80 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 400 करोड़ है ना, इसको इंश्योर करना है कि 320 करोड़ अप टू 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है, इतने अमाउंट तक एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 80 करोड़ दूसरा जो प्रायोरिटी सेक्टर है, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, उसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से कम ब्रांचेस है, तो उसके लिए जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 40% का है, 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीएसई, और इसमें से अप टू 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 8% दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रीजनल रूरल बैंक के लिए जो आरआरबीज होता है, आरआरबीज के लिए यहाँ पे क्या टारगेट है, 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओपीएससी विच एवर इज हायर। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है ना कि इस 75% में जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इस 75% में जो 3 अलग अलग कैटेगरी है, मीडियम इंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे इन तीनों सेक्टर के अंदर डजंट मैटर कि रीजनल रूरल बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है, यहाँ पे एएनबीसी का 15% तक को ही ये जो आपका ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है ना उसके अंदर काउंट किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि रीजनल रूरल बैंक है और उसका एएनबीसी बड़ा है और एएनबीसी है 1000 करोड़ का। ओके, और यहाँ पे इसको क्या इंश्योर करना है कि कम से कम 75%, मतलब कम से कम इसका 75% विच इज 750 करोड़। तो यहाँ पे इसका 750 करोड़ रुपए इसने प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लेंड किया हो, राइट। ये यहाँ पे प्रोविजन है। अब क्या बोला जा रहा है ना कि मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डजंट मैटर कि इसने कितना पैसा लोन के तौर पे दिया है, एएनबीसी के 15% तक को ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, इस 750 करोड़ में कंसीडर किया जाएगा। ओके, मान लीजिए तो 15% ऑफ एएनबीसी कितना हो गया, 15% ऑफ एएनबीसी आपका हो गया इसका 15%, राइट। तो 150 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे ना डजंट मैटर कि इसने 200 करोड़ रुपए इन तीनों सेक्टर के अंदर
लोन दिया है या 300 करोड़ रुपया दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम इसके अंदर ये जो इसको टारगेट दिया गया है ना, तो इसमें मैक्सिमम 150 करोड़ रुपीस ही इन तीनों सेक्टर से कंसीडर किया जा सकता है। तो 150 को अगर आप इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 600 करोड़ आएगा। तो यहाँ पे ये जो 600 करोड़ है ना, ये अदर सेक्टर में होना चाहिए। ओके, जो अदर कैटेगरी है उसके अंदर होना चाहिए। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या टारगेट है, तो इसके लिए भी 75% का टारगेट है, 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट क्या है। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, उसके लिए जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 40% का है। फॉरेन बैंक जिसका 20 से कम ब्रांचेस है भारत के अंदर, उसके लिए जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 40% का है, जिसमें से 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। आरआरबीज के लिए 75% का टारगेट है, जिसमें से मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डजंट मैटर कितना लोन दिया गया है, एएनबीसी के 15% तक को ही ये जो पूरा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है ना, उसको अचीव करने में लिया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है वो कितना है, 75%। समझ में आ गया। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, उसके लिए टारगेट है 40%। फॉरेन बैंक जिसका 20 से कम ब्रांचेस है, उसके लिए टारगेट है 40%, जिसमें 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है, कम से कम 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। आरआरबीज के लिए टारगेट है 75%, जिसमें से अप टू 15% तक ही मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे कंसीडर किया जा सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो टारगेट है वो भी 75% है। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अब आप नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि बस 1 सेकेंड के लिए इसको पॉज कर लीजिए और जो भी डेटा है उसको आप रीड कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्योंकि अब हम सब टारगेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या था, ये ओवरऑल जो पीएसएल टारगेट है वो था, राइट। देखिए, अब ना यहाँ पे बैंकों को क्या बोला जाता है ना, कि उसका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, उसमें वो इंश्योर करे कि उसने कम से कम कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चर के अंदर दिया है, कुछ परसेंटेज माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर दिया है और कुछ परसेंटेज वीकर सेक्शन के अंदर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो भी डेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 और 20 से ज्यादा ब्रांचेस है। ओके, मोर देन 20 ब्रांचेस, ठीक है। ये यहाँ पे फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 से कम ब्रांचेस है, तो यहाँ पे फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 से कम ब्रांचेस है ना, उसके लिए बस ये टोटल पीएसएल टारगेट है। ओके, तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद ये जो है ये किसके लिए, आरआरबीज के लिए है, और ये किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, राइट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिसका भारत के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, तो टोटल पीएसएल टारगेट उसका 40% का है। तो उसमें से इसको इंश्योर करना है ना कि कम से कम 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर। तो उसका जो टोटल पीएसएल टारगेट है विच इज 40%, इसमें से उसको इंश्योर करना है कि कम से कम 80% इसने एग्रीकल्चर के अंदर लेंड किया हुआ है। और इस 18% से भी इसको इंश्योर करना है कि कम से कम 14% इसने जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स है उसको दिया हुआ है। और इस 14% में से भी इसको इंश्योर करना है कि कम से कम 10% इसने जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उसको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, देखिए, कोई बैंक है, ओके, और इसका एएनबीसी 1000 करोड़ का है,
तो यहाँ पे कोई डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ पे इसका जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो कितना है, टोटल पीएसएल टारगेट 40% का, राइट। तो कितना हो गया, 400 करोड़, राइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसमें से कम 18% किसके अंदर होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर कितना होना चाहिए, कम से कम 18%। 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ एएनबीसी, तो कितना हो गया, 180 करोड़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये 400 करोड़ में कम से कम 180 करोड़ कहाँ पे होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, क्लियर। नाउ इस 18% में से क्या बोला जा रहा है कि कम से कम 14 ना, हाँ, कम से कम, सॉरी, कम से कम 14% जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स है उसको होना चाहिए। तो 14% ऑफ व्हाट, 14% ऑफ एएनबीसी, तो 140 करोड़ हो गया। तो इसमें से कम 14% किसको होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को होना चाहिए, और इसका डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख लिया था। इसके बाद इसमें से, इस 14% में से कम 10% किसको होना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को होना चाहिए। इसका 10% कितना हो गया, 100 करोड़, राइट। मतलब कि इस 140 करोड़ में से कम जो इससे कम से कम जो 100 करोड़ है वो किसको होना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो एएनबीसी है 1000 करोड़ का, टोटल पीएसएल टारगेट बनता है 400 करोड़ का। तो इसमें से इसको इंश्योर करना है कि कम से कम 18%, 18% इसने एग्रीकल्चर के अंदर दिया है। इसमें से भी कम से कम 14% इसने नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को दिया है, और इसमें से भी कम से कम 10% इसने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया है। तो टोटल टारगेट कितना है, 40% का है। इसमें कम से कम 18% किसको होना चाहिए, एग्रीकल्चर को, राइट। इसके बाद इस 18% में से कम कितना, 14%, राइट। 14% कहाँ होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाना चाहिए। और इसमें से भी कम 10% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसको जाना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वाला। इसके बाद देखिए आरआरबीज के लिए भी सेम है। आरआरबीज का जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो कितना है, 75% का, राइट। तो उसमें से कम 18% इसका एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, वो उसको इंश्योर करना होगा। उसमें से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाना चाहिए, और इस 14% में से कम 10% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसको जाना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम ही है, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे बैंकों को इंश्योर करना पड़ता है कि इसका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें से कम कुछ परसेंटेज इसने माइक्रो इंटरप्राइजेस को भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है और जो फॉरेन बैंक्स हैं जिसका 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है भारत के अंदर, तो यहाँ पे इसको क्या इंश्योर करना है कि इसका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें से कम 7.5% इसने माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका सपोज कि जो एएनबीसी है वो मान लीजिए कि 1000 करोड़ का है, और 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीएसई, तो 1000 करोड़ का 7.5% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 CR हो जाएगा, राइट। और उसका जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 400 करोड़ का है। तो 400 करोड़ में से कम 75 करोड़ जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके अंदर जाना चाहिए, ओके। समझ में आ गया। आरआरबीज के लिए भी सेम लिमिट है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम लिमिट है। इसके बाद वीकर सेक्शन के अंदर जो टोटल पीएसएल होता है बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि उसमें से कुछ परसेंटेज उसने जो वीकर सेक्शन है उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि इसका जो टोटल पीएसएल है उसका कम से कम 12% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीएसई इसने किसके अंदर दिया हुआ है, वीकर सेक्शन को दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एएनबीसी अगर 1000 करोड़ का है तो उसका 12% कितना हो जाएगा, 120 करोड़ रुपीस, राइट।
तो 400 करोड़ में से 120 करोड़ कम से कम जो वीकर सेक्शन है उसके अंदर जाना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पे आरआरबीज के लिए ये लिमिट 15% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो लिमिट है ये अगेन 12% है। ओके, क्लियर हो गया? तो फिर से मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप पॉज कर ले और इसको देख ले कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो कितना है? 60% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएसई विच एवर इज हायर। तो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका एएनबीसी हायर है, 1000 करोड़ है, तो यहाँ पे इसका कम से कम 60% विच इज 600 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल पीएसएल टारगेट हो गया। नाउ इसमें से कम 7.5% जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसको होना चाहिए। 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएसई विच एवर इज हायर। तो 7.5% एएनबीसी का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 करोड़। तो 600 करोड़ में कम से कम 75% माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर होना चाहिए। और वीकर सेक्शन के लिए भी टारगेट है, तो वीकर सेक्शन के लिए टारगेट है 12% का, तो इसका 12% 120 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 करोड़ में कम से कम 120 करोड़ वीकर सेक्शन को होना चाहिए। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है वो कितना है? 600 करोड़ का है। यहाँ पे 600 करोड़ रुपीज उसका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होना चाहिए और ये आपका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है। राइट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो इसमें से कम 75 करोड़ जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके अंदर होना चाहिए और कम से कम 120 करोड़ जो वीकर सेक्शन है उसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 60% का टारगेट, तो पहले ये 75% था। याद रखिएगा कि अभी इसको कम करके 60% कर दिया गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ना देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है ना जहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है वो काफी ज्यादा होता है और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग काफी कम होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको खत्म करने के लिए डिसाइड किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो होगा प्रायोरिटी सेक्टर के तहत, तो उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया जाएगा, उसको लिस्ट किया जाएगा। तो वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लोअर है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, वैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए तय किया गया था कि इंसेंटिव फ्रेमवर्क को लाया जाएगा, जिसके तहत अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लोअर है, तो वहां पे अगर बैंक ने 100 रुपीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया है, तो जब बैंक कैलकुलेट कर रहा होगा अपना पीएसएल टारगेट तो उसमें इसको वो 125 रुपीज दिखाएगा। ओके, और वैसा डिस्ट्रिक्ट जहां पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली हायर है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मतलब मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्रेडिट फ्लो काफी ज्यादा है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बैंक ने 100 रुपया दिया तो बैंक उसको 90 रुपीज कंसीडर करेगा जब वो पीएसएल टारगेट को कैलकुलेट कर रहा होगा। तो समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लोअर है, मतलब कि वहां पे जो पर कैपिटा पीएसएल है वो 9,000 रुपए से कम है पर पर्सन को, जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 9,000 रुपए से कम है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो भी न्यू प्रायोरिटी सेक्टर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए बैंक 125% का हायर वेट असाइन करेगा। मतलब कि अगर 100 रुपया वो देता है तो उसको वो 125 रुपीज दिखाएगा। ओके, और यहाँ पे वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली हायर है, मतलब कि यहाँ पे जो पर कैपिटा पीएसएल है वो 42,000 रुपीज से जाता है, तो वैसे जिला के अंदर जो भी इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से, तो उसके लिए यहाँ पे 90% का लोअर वेट असाइन किया जाएगा। मतलब कि बैंक ने अगर 100 रुपया दिया है तो बैंक जब पीएसएल को कैलकुलेट कर रहा होगा तो उसमें इसको 90 रुपीज कंसीडर करेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
ना यहाँ पे चैप्टर 2 को हमने डिस्कस कर लिया। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या देखा था, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके तहत टारगेट सब टारगेट को हमने देखा था, राइट। आई होप आपको चैप्टर 2 में जो भी चीजें हमने डिस्कस किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 के अंदर क्या दिया गया है ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, राइट। हमने देखा था कि 8 कुल कैटेगरीज है, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन। तो यहाँ पे उन एलिजिबल कैटेगरीज के बारे में पूरे डिटेल्स में दिया गया है कि हर एक कैटेगरीज के अंदर किस तरह का जो लोन्स होगा जिसको कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह का लोन्स अगर बैंक प्रोवाइड करता है तो बैंक उसको पीएसएल के तौर पे क्लासिफाई कर सकता है। तो जो फार्म क्रेडिट होता है एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, जो भी बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका फार्मिंग के लिए या फिर अलाइड एक्टिविटीज में क्या हो गया, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग, इन सब के लिए जो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउस स्टैब्लिश करने के लिए, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होता है वो सेटअप करने के लिए। इन सब के अलावा जो एंसिलरी एक्टिविटीज होता है, जैसे कि जो एग्री क्लिनिक्स होता है, एग्री बिजनेस सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करने के लिए। तो ये सब तरह का जो लोन होता है ना, वो एग्रीकल्चर के तहत पीएसएल के लिए एलिजिबल होगा, पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये फार्म क्रेडिट के अंदर किस तरह का लोन आएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरह का लोन आएगा, एंसिलरी एक्टिविटीज के अंदर किस तरह का लोन आएगा, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, फार्म क्रेडिट के बारे में अगर हम बात करें तो जो फार्मिंग के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे फार्म क्रेडिट जो इंडिविजुअल फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस कैटेगरी के तहत कौन कौन एलिजिबल बोरोवर है, तो इंडिविजुअल फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हो गया, जो इंडिविजुअल फार्मर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है। उसके बाद जो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, ऐसे फार्मर्स का जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जो आपका फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स है, इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल बोरोवर है। तो इन सबको किस तरह का लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इस कैटेगरी के तहत पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। देखिए, सबसे पहले इन सबको जो क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए। ट्रेडिशनल प्लांटेशन क्या हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, ये सब हो गया आपका ट्रेडिशनल प्लांटेशन। और नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन क्या हो गया, तो देखिए नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन जो होता है ना, वो रीजनल स्पेसिफिक क्रॉप होता है, जैसे कि मान लीजिए बनाना हो गया या फिर आपका पाम ऑयल हो गया, तो ये सब होता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाता है इन सब एलिजिबल बोरोवर को, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका फसल के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, तो ये सब यहाँ पे एलिजिबल लोन्स होगा पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, इसके बाद देखिए, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो मशीनरी खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका डेवलपमेंटल लोन्स होता है अलाइड एक्टिविटीज के लिए। डेवलपमेंटल लोन्स कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि कोई फार्मर है और वो सोच रहा है फिशरीज करने का, मछली पालन करने का, तो जाहिर सा बात है कि उसको पॉन्ड वगैरह बनाना होगा, तालाब वगैरह बिल्ड करना होगा, तो उसके लिए बैंक से वो जो लोन लेगा, तो इस तरीके का जो लोन है वो भी क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। ओके, इसके बाद देखिए, जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए बैंक्स लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, मतलब फसल कटाई के पहले के लिए और फसल कटाई के बाद के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है उसको स्प्रे करने के लिए, कटाई के लिए, ग्रेडिंग के लिए, जो प्रोड्यूस होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये सब भी लोन क्या है, पीएसएल के लिए एलिजिबल है। ओके, इसको बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे दिखा सकता है। इन सब के अलावा देखिए, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है ताकि इसने जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लोन लिया हुआ है उसको वो चुका सके।
तो वैसे किसान जिसने किसी बैंक से नहीं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं, आसपास कोई लोग है वो लोगों को पैसे उधार पे देता है, उससे इसने लोन ले लिया है फार्मर ने, और अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक वैसे फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड करता है वैसे लोन चुकाने के लिए, तो इस तरीके का जो लोन्स होता है ये भी पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत जो भी लोन्स प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, वो भी पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। इन सब के अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को खेती करने के लिए जो जमीन होता है, जमीन खरीदने के लिए जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो वो भी लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। मतलब कि इन सब लोन को ना बैंक दिखा सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे कि हमने ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया है। ओके, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए यहाँ पे किसान जो भी अपना फसल उगाता है ना, तो उसको वो वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है, और यहाँ पे उसके पास एक वेयर हाउस रिसीट आता है। तो इस रिसीट के अगेंस्ट भी वो बैंक से लोन ले सकता है। तो यहाँ पे जो भी वो इस रिसीट के अगेंस्ट में बैंक से लोन लेता है, तो वो 12 मंथ तक का लोन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट का इस्तेमाल करके बैंक से लोन ले रहा है, तो 90 लाख रुपए तक का जो लोन होगा ना, वो पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। और अगर वो दूसरे किसी वेयर हाउस रिसीट का इस्तेमाल करके लोन ले रहा है, तो 60 लाख रुपीस तक का जो लोन होगा वो पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स होता है, तो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स क्या होता है? तो ये ऐसा सोलर पावर्ड वाटर पंप्स होता है जो कि बिना ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लिए हुए काम करता है। तो इसका इस्तेमाल ना ज्यादातर वैसे एरियाज में किया जाता है जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं होता है। तो फार्मर्स को ये स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो इंस्टॉल करने के लिए बैंक्स लोन प्रोवाइड करता है, ऐसा लोन। इसके बाद जो सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स होता है, देखिए वैसा फार्मर्स जिसके पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो रिसीव कर रहा है पावर ग्रिड से, जो भी इसका वाटर पंप है उसको चलाने के लिए, और अब वो वहाँ पे जो वाटर पंप है ना, अब वो वाटर पंप को जो सोलर पैनल है उससे कनेक्ट करना चाहता है। तो ताकि जो भी वाटर पंप है ना, वो यहाँ पे जो सोलर पावर है उसके थ्रू भी जो वाटर पंप है वो चले, ताकि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आए। ओके, तो यहाँ पे जो सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स के लिए बैंक्स लोन प्रोवाइड करता है, तो वो लोन्स भी पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। इन सब के अलावा देखिए कोई बैरन या फिर फैलो लैंड है, कोई खाली जमीन है, उसके ऊपर जो किसान सोलर पावर प्लांट्स सेटअप करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो फार्मर्स को लोन दिया जाता है, तो ऐसा लोन्स हो गया। इसके बाद देखिए बहुत बार क्या होता है कि कोई खेत है और आपने देखा होगा कि वहां पे पोल लगा हुआ है और पोल के ऊपर सोलर पावर प्लांट्स है, जो सोलर पैनल्स होता है वो है उस पोल के ऊपर। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन स्टिल्ट फैशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो ऐसे में क्या होता है ना कि नीचे में खेती भी हो रहा है और ऊपर में सोलर पैनल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए जो फार्मर्स को लोन दिया जाता है वो भी एलिजिबल है पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे फार्म क्रेडिट के तहत सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ये जो कैटेगरी है इसके तहत, ये जो फार्म क्रेडिट है इसके तहत जो फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स है, इसके अंदर कौन कौन सा लोन है जो कि एलिजिबल है पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए, उसको हमने देख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं।